टाइटैनिक के डूबने की कहानी तो सबको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि डूबने से पहले आखिर उसके साथ क्या हुआ था? क्यों उसका अगला हिस्सा उसके पिछले हिस्से से कहीं ज्यादा सेफ कंडीशन में आज भी मौजूद है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में। बात है साल 1912 की, जब टाइटैनिक जहाज अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करती हुई समुद्र की लहरों के बीच पानी में थी। घटना के वक्त टाइटैनिक कनाडा के न्यू फाउंड लैंड से 700 किलोमीटर दूरी पर था। इस दिल दहलाने वाली घटना के वक्त टाइटैनिक में लगभग 2240 लोग मौजूद थे, जिसमें से सिर्फ 700 लोगों को लाइफ बोट की मदद से बचाया जा सका, जबकि 1500 के आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने इस दर्दनाक घटना में अपनी जान गंवा दी थी। आलम ये रहा कि सिर्फ वहीं कुछ लोग इस दर्दनाक घटना के आई विटनेस बने, जिन्होंने जैसे तैसे टाइटैनिक से अटलांटिक के ठंडे पानी में छलांग लगा दी और जितना हो पाया उतना पानी के अंदर तैर सके। पहली रेस्क्यू शिप जो आरएमएस कारपैथिया थी, वो भी टाइटैनिक के डूबने के बाद आई थी। उसे भी वहां पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटे का समय लग गया था, जिसके बाद कुछ लोगों को बचाया जा सका। दरअसल ये शिप भी वहां सिर्फ इसलिए पहुंच पाई थी क्योंकि उन्हें टाइटैनिक से भेजा गया इमरजेंसी मैसेज अलर्ट मिल गया था। वैसे जब इस घटना की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो उस वक्त तक किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि आखिर उस रात टाइटैनिक के साथ सच में क्या हुआ था। आइसबर्ग से टक्कर के बारे में भी उन्हें सिर्फ तब पता चला जब उस वक्त टाइटैनिक में सफर करने वाले लोगों ने बताया कि टाइटैनिक की एक बड़े आइसबर्ग से जोरदार टक्कर हुई थी। इस बात के बारे में कंफर्मेशन तब हो गई जब इस आइसबर्ग पर टाइटैनिक के रेड कलर के पेंट दिखाई दिए। कुछ लोगों के द्वारा ये भी बताया गया कि ये आइसबर्ग ने टाइटैनिक के राइट साइड पर बड़ा सा 300 फुट का सुराख कर दिया था, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि जहाज की साइड का लगभग 1/3 हिस्सा फट चुका था। लेकिन वहीं देखने वालों का ये कहना था कि टाइटैनिक को डूबने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगा था। इसलिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का ये मानना था कि अगर सच में इस आइसबर्ग से जहाज को इतना ज्यादा डैमेज हुआ था तो फिर इसके डूबने में सिर्फ कुछ मिनटों का समय लगना चाहिए था, ना कि 2 से 2.5 घंटे का। अब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए टाइटैनिक की खोज जारी रही, लेकिन साल दर साल ये मामला और उलझता चला गया। लेकिन 73 ईयर्स के बाद टाइटैनिक रेक का मिलना इन सभी सवालों के गुम हो चुकी चाबी जैसा था, जिसके जवाब ढूंढना अब पहले से कहीं आसान था। ओशियनिक एक्सप्लोरर पीएच नाजलेट ने 30 से भी ज्यादा बार इस टाइटैनिक रेक का दौरा किया, लेकिन उन्हें कहीं भी 300 फुट का बड़ा सुराख नहीं दिखा। अगर कुछ तस्वीरों को देखा जाए तो ये बात साफ हो जाती है कि आइसबर्ग से टाइटैनिक की टक्कर जरूर हुई थी, लेकिन डैमेज एरिया सिर्फ 11 स्क्वायर फीट का ही था, जिससे अगर 370 गैलन पानी हर सेकंड में टाइटैनिक से भरे तो इसे डूबने में 2.5 घंटे का समय लगेगा, जो कि आई विटनेस के हिसाब से सही खबर थी। अभी मिस्ट्री तो सुलझ गई थी कि 300 फीट का सुराख नहीं बल्कि 11 फीट का क्रैक हुआ था। लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को ये एक बात भी समझ में नहीं आ रही थी कि टाइटैनिक का अगला हिस्सा, जिसे बो कहते थे, वो इसके पीछे हिस्से यानी स्टर्न से बेहतर हालत में कैसे है। वही दोनों के बीच में इतनी दूरी क्यों है। लेकिन जब आरओवी यानी रिमोट ऑपरेटेड व्हील्स के द्वारा इन रेक की कई तस्वीरें ली गईं और उसे जब कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से 3D मॉडल में बदला गया तो कई बातें साफ हो गईं। दरअसल ये बात भी समझ आ गई कि अब से 110 साल पहले जब ये स्टर्न ओशियन के फ्लोर से टकराया होगा तो आसपास मौजूद निशान से ये बात क्लियर हो जाती है कि उस वक्त वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था और 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से नीचे जा रहा था। तो पानी के फोर्स की वजह से उसका कमजोर हिस्सा उखड़कर इसके डेस्क के अंदर घुस गया, जबकि बो सेक्शन की डिजाइनिंग हाइड्रोडायनामिक थी, जिसकी मदद से वह आसानी से पानी को काटते हुए नीचे चला गया। वहीं इसके बीच से टूटने की कहानी को भी जब सोनार सिस्टम की मदद से पता लगाया गया तो कहानी कुछ और ही निकली। दरअसल टाइटैनिक के बीच से टूटने की कहानी तो सच थी, लेकिन दोनों हिस्से आपस में अलग ओशियन फ्लोर के पास जाकर हुए थे। टाइटैनिक के रेक पर जिस तेजी से जंग लग रही है, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि शायद आने वाले सालों में ये अपना पूरा स्ट्रक्चर खो देगा और टाइटैनिक शायद सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस अगर देखनी हो तो हमारे चैनल दी लॉलीपॉप को सब्सक्राइब जरूर करें।